हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है आई एग्जाम बी के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्री बी में। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों हमारी ये सीरीज चल रही है स्पेशली फॉर द नाबार्ड प्रिपरेशन फॉर द एग्रीकल्चर पार्ट एंड फॉर द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ जो बहुत नजदीक आपके एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि आप हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं आपको सभी मिले। आपकी कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी सीरीज का पार्ट 3 है, इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर और बेसिकली एग्रोनॉमी कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस है। एंड ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ। तो आप वो जरूर दें, वहां से आपको जो रियल एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस होता है वो भी होता है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, जैसा कि आपके मेन एग्जामिनेशन में होने वाला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। तो जो नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये दे सकते हैं और सिमिलरली दोनों मॉक टेस्ट दें। इसके अलावा आपको आईबीपीएस एएफओ के फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 5। आप इनको भी अटेम्प्ट करें। बेसिकली आपको अपनी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्टिव नॉलेज है उसकी पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी और ये एग्जाम्स ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। सो यहाँ पे आपकी क्या रैंक है, आपका कितना स्कोर है, आपको एक ओवरऑल अपना एनालिसिस भी पता चलता है। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ trashes, weeds or any other organic refuse on the soil surface in the tobacco for the sterilization of the nursery bed is known as। जनरली जो नर्सरी बेड होता है उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए ये प्रोसेस की जाती है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, लिविंग वेस्ट है, बेसिकली जो ड्राई हो जाता है उसको उसके ऊपर जला दिया जाता है। तो वो किस में उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर रोगिंग, स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, रैबिंग एंड फ्लॉपिंग। तो बेसिकली आपको सभी को पता होगा जो रोगिंग है इट इज टू रोग आउट। बेसिकली जो वीड होता है या फिर वीड प्लांट होता है या फिर कोई डिजीज प्लांट है, इन्फेस्टेड प्लांट है, उसको हम जो हटाते हैं पूरी प्लांट पॉपुलेशन से उसको हम रोगिंग कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन एंड स्कैरिफिकेशन आर द मेथड ऑफ द सीड ट्रीटमेंट जस्ट टू ब्रेक द डोरमेंसी। रैबिंग इज द करेक्ट आंसर। इसको रैबिंग टर्म कहा जाता है। रैबिंग टर्म इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। बर्निंग ऑफ ट्रैशेस, वीड्स और एनी ऑर्गेनिक रिफ्यूजेस ऑन द सॉइल इज नोन एज रैबिंग। तो ये जो कॉमन ये क्वेश्चन लेने का क्या मतलब है कि आप सभी को पता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड होता है हर एक क्रॉप में। आप सिंपल देखोगे कोई भी क्रॉप है, चाहे जूट है, कॉटन है, शुगर केन है, ट्रेशिंग है, टॉपिंग है, टिपिंग, निपिंग, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये वर्ड्स आप जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। और वहां पे होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं तब हमको बहुत अच्छे से सारी चीजें ध्यान रहती हैं, बट जैसे ही एग्जाम में पूछा जाता है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा है, वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन स्कैरिफिकेशन दोनों लिख दिया, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या था या ये है क्या। तो इसलिए ये जितने भी स्पेशल वर्ड्स हैं और आपने जितनी भी अपनी जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स नोट्स वगैरह देखे होंगे उसमें स्टार्टिंग में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और इनको रिवाइज करें। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक दूसरे से पूछें, वो सबसे बेस्ट प्रिपरेशन होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर द ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल क्रॉप कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि ड्राई फार्मिंग के लिए कौन सी अच्छी है, ड्राईलैंड के लिए कौन सी अच्छी है, या रेनफेड के लिए कौन सी, या इस सीजन में इस एरिया के लिए उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो जनरली आपको क्या देखना होता है, हर जगह कुछ ना कुछ आपको एक कॉमन चीज देखनी होती है। जैसे सिंपल इसमें पूछा कि ड्राई फार्मिंग के लिए आप सभी को पता है कि ड्राई फार्मिंग का क्लासिफिकेशन क्या है, व्हेन द रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। ओके, और अगर 750 से 1150 या 1200 mm है तो हम उसको किस में कैटेगराइज करते हैं? ड्राईलैंड में। और अगर मोर देन 1150 है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं रेनफेड में। ओके, सो ये दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग बेस्ड ऑन द रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, लेस देन 750 है, पूरे साल में इतनी ही बारिश हो रही है। तो एक तो है कि आप एक ही सीजन में क्रॉप ले सकते हैं जहां पे बारिश हो रही है, और उसमें भी आप ये क्रॉप नहीं ले सकते जो कि बेसिकली सीरियल क्रॉप है जिनकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो वो ऑप्शंस इसमें से आउट हो जाएंगे जहां पे भी कोई सीरियल क्रॉप दी है। कोर सीरियल हो सकते हैं, सीरियल्स नहीं होंगे। ओके, सो वीट यहाँ पे है, वीट नहीं ले सकते। देन दूसरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैबेज है, कॉटन फिर भी ठीक है, कॉटन, ग्राम, पर्ल मिलेट ये तीनों ही विदस्टैंड कर सकते हैं ऐसी कंडीशंस को। बट कैबेज ये एक वेजिटेबल क्रॉप है। वेजिटेबल क्रॉप्स आप देखोगे जब कैबेज को हम मस्टर्ड होता तो वो थोड़ा बहुत टॉलरेट कर लेता है, बट अगेन कैबेज नहीं टॉलरेट करता है। यहाँ पे आप देखोगे पैडी है, पैडी इज
सीरियल क्रॉप और पैडी की वाटर रिक्वायरमेंट वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। देन पर्ल मिलेट, ग्राम, अरहर एंड द तारामीरा। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे सारे ही के सारे ये कोर्स मिलेट और उसके बाद पल्सेस एंड तारामीरा इज अ मेंबर ऑफ ब्रासिका फैमिली। तो ये सारे के सारे ही ग्रो किए जा सकते हैं जहां पे इरिगेशन कम रहेगा। यहाँ पे आप नीचे वाले में देखोगे सोयाबीन, मेज, मेज को अगेन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर्स एंड सिमिलरली बार्ले। तो ये दोनों की वजह से दिस ऑप्शन विल आल्सो नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा पर्ल मिलेट, ग्राम, अरहर एंड तारामीरा। ऐसी चीजें आपको देखनी है और इसी चीजों से क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। आप इसके जो बाकी पैरामीटर्स हैं, कहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, कैसे कैसे हम इसमें क्रॉपिंग कर सकते हैं, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। ये एक इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस क्वेश्चन के माध्यम से मेरा यही बताना है कि आपको ये वाला जो टॉपिक है ये जरूर पढ़ के जाएं। हर एक क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ टॉपिक डिस्कस किया है जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीप ब्लैक कॉटन सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो कौन सी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा उसमें इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जितने भी हैं, चारों के चार इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, थोड़ा सा आपको क्लियर कर पता रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि दिल्ली किस जोन में है, या फिर जो अपर गैंगेटिक या फिर ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है उसमें उसकी क्या क्रॉपिंग पैटर्न है। तो इसके लिए थोड़े से एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जोन्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा कि डीप ब्लैक कॉटन सॉइल। अब आप इसको देख के भी आंसर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पे होती है, एमपी और नीचे हमारे महाराष्ट्र के एरिया में। तो वो सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट है? दैट इज द वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। इसके अलावा आप बाकी ऑप्शंस देखोगे तो वो उतने ज्यादा सही नहीं होंगे। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स जो पठार वाला पार्ट होता है, और वहां पे हिली पार्ट भी है महाराष्ट्र में, आप देख सकते हैं वो पूरा का पूरा प्लेन नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीफजिंग ऑफ सीड बिफोर सोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर द सीड ऑफ डीफज। डीफज हम किस में करते हैं? आप सभी को पता होगा, कॉटन में जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है या स्क्वायर हम उसको कहते हैं, उसमें जो सीड होता है, सीड के बाहर से जो जितना भी कॉटन होता है उसमें अगर लॉन्ग लेंथ होती है तो उसको हम लिंट कहते हैं, अगर वो शॉर्ट लेंथ का होता है तो उसको हम फज कहते हैं। और बेसिकली ये एक हेयरी आउटग्रोथ होती है सीड के बाहर से। तो लिंट को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, बट बिफोर सोइंग ऑफ द सीड जो उसमें हल्के से फज रह जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग को केमिकल मेथड या फिर दूसरी मेथड्स यूज करनी पड़ती हैं। तो वो किस में किया जाता है ये बेसिकली पूछा है। तो इट इज कॉमनली डन इन कॉटन। तो कॉटन में ये होता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जूट में आप सभी को पता है, जूट हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द बार्क। तो वो बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क वेराइटी ऑफ व्हीट। लैंडमार्क वेराइटी ऑफ व्हीट कौन सी है? देखिए, वैरायटी के लिए रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं स्टूडेंट्स के, कि वैरायटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, कितनी वैरायटी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आपको लैंडमार्क वैरायटी पढ़ता होनी चाहिए। लैंडमार्क वैरायटी क्या होती है? ऐसी वैरायटी जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर जिनकी कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट है, उसको हम लैंडमार्क वैरायटी कहते हैं। तो यहाँ पे लैंडमार्क वैरायटी वीट की पूछी गई है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो जया, रत्ना, सोनालिका, गौरव एंड रतन। तो ये दोनों तो पैडी की लैंडमार्क वैरायटी है। सोनालिका इज लैंडमार्क वैरायटी ऑफ व्हीट, गौरव एंड रतन ये तो डिफरेंट वैरायटीज हैं। रतन बेसिकली प्रोटीन मेज की वैरायटी है, एंड गौरव आप देखोगे लगभग बहुत सारी क्रॉप्स में इस नाम से वैरायटी डेवलप की गई है। तो ये बेसिकली सेकेंडरी इंट्रोडक्शन था। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब हमारी कोई बाहर से वैरायटी को हम अपनी लोकल वैरायटी के साथ क्रॉस कराते हैं और उसको अडेप्टेबल बनाते हैं अपने क्लाइमेट में, देन उसको हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज the interaction between legumes and the non legumes in the form of nitrogen supplementation is called as। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर एलिलोपैथी, एनिडेशन, सप्लीमेंटेशन, एंटागोनिस्टिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है, चाहे वो टाइम के बेसिस पे हो या स्पेस के बेसिस पे हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको एनिडेशन कहा जाता है। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। ओके, तो दो लेग्यूम है चाहे नॉन लेग्यूम है, एक इंटरक्रॉपिंग में अगर हम ग्रो कर रहे हैं, एक साथ हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज के लिए या तो कंप्लीट या तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, या तो कंपीट करेंगी। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन है तो दैट इज नोन एज द एनिडेशन। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉपिंग इज नोन एज एनिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहिबिशन और स्टिमुलेशन ऑफ टारगेट प्लांट ड्यू टू डिफरेंट केमिकल एक्सयूट्स बाय द वीड्स और क्रॉप्स। अब यहाँ पे जस्ट पहले क्वेश्चन का अपोजिट है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था
कि कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि नेगेटिव इफेक्ट या फिर इनहिबिशन एक दूसरे की वजह से, और वो भी क्यों है, क्योंकि एक क्रॉप ऐसे केमिकल रिलीज कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है लेग्यूम इफेक्ट, एनिडेशन, प्लांट क्वारंटीन, एलिलोपैथी या डियारा क्रॉपिंग। तो उसका एलिलोपैथी कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो दो क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन कैसे थे? इंटरक्रॉपिंग में किस टाइप के इंटरेक्शन होते हैं? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होगा, एक कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन होगा। अगेन इसको कैटेगराइज किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में, वो आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है दैट इज द क्रॉपिंग सिस्टम्स या फिर टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, उसकी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर छोटा सा भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करें। एलिलोपैथी और एनिडेशन, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है दैट इज नोन एज द एनिडेशन, एंड एलिलोपैथी इज द नेगेटिव या फिर आप कह सकते हैं कंपिटिटिव एक टाइप से जो रहता है। और एलिलोपैथी में बेसिकली हम उसको यहाँ पे क्लासिफाई तब करते हैं, नेगेटिव इंटरेक्शन भी है बट कैसे? जो केमिकल रिलीज कर रहा है एक प्लांट जिसकी वजह से दूसरे प्लांट की ग्रोथ सप्रेस हो रही है। देन नेक्स्ट इज practice of plowing or turning into the soil undecomposed fresh green plant tissue for the purpose of improving fertility is known as। तो यहाँ पे ही पूछा है कि फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए अगर हम ग्रीन प्लांट्स को ही टिलेज कर देते हैं या उसको चर्न कर देते हैं सॉइल में, तो उसको क्या कहा जाता है? आई थिंक दिस इज द इजी क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर इज द ग्रीन मैन्योर। आपको ये बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर एंड फ्रेश मैन्योर। इसमें नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट एंड पोटेशियम कंटेंट पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप पढ़ के जाएं। देन नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद द इरिगेशन वाटर इज इन ईदर ओपन और क्लोज सिस्टम इज नोन एज। यहाँ पे सबको पता रहेगा, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये क्या क्वेश्चन है? स्प्रिंकलर, ड्रिप, फर्टिगेशन बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर यहाँ पे है फर्टिगेशन। आप सभी को लगेगा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं पे गड़बड़ होती है। मैं आपको बताऊं, एफसीआई का एग्जाम था, आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरा होगा, बट वहां पे एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप्स के लिए कितना प्रीमियम है। कई स्टूडेंट्स ने उसको पूरी एक या तो पूरी लाइन नहीं पढ़ी या कुछ ना कुछ कंफ्यूजन की वजह से उसको गलत करके आए, और उस एग्जाम के बाद वो रियलाइज भी हो रहा था कि ये गलत हो गया। तो ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि यहाँ पे हम बहुत कैजुअल अप्रोच की वजह से वहां पे हम ओवरथिंक करते हैं। तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस अच्छे से देखें, क्वेश्चन अच्छे से देखें, न सिर्फ इस वीडियो में बल्कि आप जहां से भी पढ़ते हैं, जिस भी सोर्स को रेफर करते हैं, आप उसको सारी चीजों को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। डेफिनेटली हमेशा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आपको एग्जाम में ना हो। The next question is in short day plant flowering is induced by, अगेन इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट डे प्लांट्स हम किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि जहां पे हमको डे की रिक्वायरमेंट शॉर्ट होती है और नाइट की रिक्वायरमेंट बहुत लॉन्ग होती है फॉर द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो ये कंडीशन कौन सी है? अभी खरीफ सीजन की क्रॉप्स की। तो यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लॉन्ग अनइंटरप्टेड, ये लाइट पीरियड है, यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, लॉन्ग अनइंटरप्टेड, डार्क पीरियड, इंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड, शॉर्ट इंटरप्टेड डार्क पीरियड या फिर डे न्यूट्रल। तो द करेक्ट आंसर इज द लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। अनइंटरप्टेड होना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे इंटरप्टेड डार्क पीरियड है, मतलब इंटरप्शंस होंगे तो इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए, कोई भी इंटरप्शन नहीं, कंटिन्यूअस डार्क पीरियड यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा हम आगे स्पीडली बढ़ेंगे। पल्सेस आर प्रिफर्ड इन द क्रॉपिंग सिस्टम एज दे आर। पल्सेस को प्रीफर क्यों किया जाता है क्रॉपिंग सिस्टम में? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बट अगेन वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से एक दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यह सिंपल, अगर आपको क्रॉपिंग सिस्टम या फिर क्रॉप रोटेशन दिया हो कि कौन सा क्रॉप रोटेशन अच्छा है, तो आपको हमेशा वो क्रॉप रोटेशन सेलेक्ट करना है जिसमें पल्सेस जरूर हो। पल्सेस होनी चाहिए, अगर पल्सेस वहां पे हैं तो वो क्रॉप रोटेशन सबसे अच्छा होगा, क्योंकि दे आर बेसिकली फर्टिलिटी रेस्टोरर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे क्रॉपिंग सिस्टम की बात की है तो इससे कोई मतलब नहीं है, प्रोटीन में रिच है तो वो हमारे लिए रिच है, क्रॉपिंग पैटर्न से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है, ये बात सही है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, ये भी सही बात है। फर्टिलिटी रेस्टोरर क्रॉप, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। एंड इरिगेशन सपोर्टिव, इरिगेशन सपोर्टिव भी है, अगर नहीं भी देंगे तब भी वो सपोर्ट करती है। तो फर्टिलिटी रेस्टोरर इज द बेस्ट आंसर अमंग दीज ऑप्शंस। ओके, तो आपको ये देखना है कि अगर इस टाइप से हो तो आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप एग्जाम वहां पे देंगे तो आप जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत क्लियर कट जिसमें डिमार्केशंस होता है, वैसा वहां पे हमें कई बार नहीं मिलता। कई बार हमें दो ऑप्शन बहुत क्लोज दिखते हैं या फिर ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन किस टाइप का दिया हुआ है, तो ऐसा भी वहां पे होता है। तो आपको थोड़ा सा वहां पे जज करना
रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जनरली कंफ्यूजन हमें तब होता है जब सीड रेट या स्पेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ही गॉट नोबेल फॉर किस कैटेगरी में उनको नोबेल मिला इन द ईयर। तो ये तो आप सभी को पता होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और उनको किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई कैटेगरी नहीं होती है तो पीस प्राइज में मिला था। और बेसिकली फूड स्टेबिलिटी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1970। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। देन फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला था, एंड वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज, ये वर्ल्ड फूड प्राइज इट इज इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज। जैसे नोबेल के इक्विवेलेंट एग्रीकल्चर में वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है, जो सबसे पहला था वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को दिया गया था। एंड वाटरमैन किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो थर्ड फूड प्राइज है वो किसे मिला है, और जो अभी रिसेंट है 2021 में वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला है ये आपको बताना है। और आप जब ये बताएंगे कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 में किसे मिला है, जब आप नेम लिखेंगे उनका, तो आपको ये बताना है कि वो कहाँ की नेटिव है और उनको किस पर्पस के लिए मिला है, उनका क्या पर्पस था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट है, एफसीआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। The next question is tilling being a primary operation in the crop cultivation is very necessary, but what is the main objective of tillage? टिलेज हम सभी को पता है, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। तो उसमें ही पूछा कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है टिलेज का वो क्या है। ऑप्शन है टू अवॉइड सीड सॉइल कांटेक्ट टू परमिट वाटर फ्लो सीड एंड सीडलिंग रूट्स, नॉन क्रस्ट सॉइल कांटेक्ट टू परमिट सीडलिंग इमर्जेंस, टू इंप्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज, मिक्सिंग ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड विद द सॉइल टू ब्रॉट सीड टू सॉइल इन सच अ कंडीशन विच इज आइडियल फॉर ग्रोथ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क या फिर आप कह सकते हैं कि मैं आपको आंसर करने के लिए दे रहा हूं। आपको इसमें कमेंट में लिख के इसका आंसर बताना है और क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्या होना चाहिए। और इसके साथ एक डाउट है जो बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, एंड मुझे लगता है कि इतने बार बताने के बाद भी, या आप कई बार पढ़ते होंगे बट स्टिल वो कंफ्यूजिंग है कि प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज में क्या डिफरेंस है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आप इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं सो दैट कि अदर स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो, और इसका आंसर आप बताएंगे कि ये टिलेज में क्या है। तो आपके लिए दो क्वेश्चन हो गए हैं, एक तो वर्ल्ड फूड प्राइस से रिलेटेड और दूसरा टिलेज से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि IBPS SO AFO जो जल्द ही इस वीक में ही मे बी उसकी रिक्रूटमेंट या फिर नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको उसकी तैयारी अब अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब केवल नवंबर एंड दिसंबर है, फिर देन जनवरी में उसका एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर एंड में प्रीलिम्स उसका होगा। तो आप अभी से उसकी अच्छी तैयारी करें। अगर आपको अपनी किसी में भी कोई कमी लगती है एंड यू नीड द गाइडेंस फ्रॉम द एग्जाम भी, तो आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको सारी ही चीजों के वीडियो लेसन्स और स्टडी नोट्स पहले ही मिल जाते हैं, सो दैट कि आपको कभी भी एक्सेस करना, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, वीडियोस को भी एंड सारे स्टडी नोट्स को भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रीलिम्स मेंस के अकॉर्डिंग आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस कैन बी ट्रांसप्लांटेड विद वेरियस मेथड एंड वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। हमारे टाइम पे भी मैंने शायद आप लोग को पहले भी बताया कि क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्ट सीडेड भी नहीं लिखा था, बट कुछ इस टाइप का ही मीनिंग था उसका, कि उसका डायरेक्ट प्लांटेड राइस का सीड रेट क्या होता है, एंड उसमें 100 कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर करना वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि पास का आंसर या जो सही आंसर है वो कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन है खरीफ सीजन, रबी सीजन, SRI मेथड, डेपोक, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है। तो बेसिकली जो खरीफ सीजन है उसमें तो हम नॉर्मल जो ट्रांसप्लांटिंग है वो इतने डेज में ही करते हैं, रबी में भी हम इतने डेज में ही करते हैं, SRI में भी ठीक है 8 to 10 भी चलता है। देन डेपोक इज इनकरेक्ट। डेपोक में मैं वैसे आपको बता दूं कि डेपोक इज नॉट मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ सीडलिंग रेजिंग। सीडलिंग रेजिंग की एक टेक्निक है, आपने देखी होगी, उसको हम रोल कर सकते हैं, वो एक बेसिकली टेक्निक है। और इसको 20 to 25 डेज में नहीं किया जाता है, उसको 10 to 15 में, मतलब SRI से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, बट 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग इज टू मच टाइम। ओके, तो डेपोक मेथड से अगर हम नर्सरी भी रेज करते हैं तो उसको हमको 12 to 16 डेज में ट्रांसप्लांट करना होता है। The next question is which state has the highest area of production of wheat?
whereas state is the highest in the productivity. एरिया प्रोडक्शन में कौन हाईएस्ट है, प्रोडक्टिविटी में कौन है? तो आई थिंक अब इसमें किसी को डाउट होगा नहीं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है. सो द करेक्ट आंसर इज यूपी एंड पंजाब. तो एरिया प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है, यूपी का. देन पंजाब की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी अभी भी है. कितना प्रोडक्शन है वो आप डेटा वाली शीट से देख सकते हैं. देन which is the very common disease of wheat and which disease is due to the deficiency of micronutrient in paddy. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से कौन सी डिजीज होती है, मिसनॉमर है, क्योंकि उसकी वजह से हमेशा क्या होता है, डिसऑर्डर होते हैं. तो ये बेसिकली एक मिसनॉमर है. तो आपको बताना है कि कौन सी कॉमन डिजीज है. तो सबसे कॉमन डिजीज वीट का जैसे ही नाम आता है डिजीजेस में या फिर प्लांट पैथोलॉजी में, तो हमको क्या पता चलता है, रस्ट. अगेन रस्ट इज ऑफ 3 टाइप, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट एंड ब्राउन रस्ट. अगेन क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे. सो फर्स्ट आंसर इज रस्ट. एंड सेकेंडरी क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है दैट इज द खेरा. ओके, क्योंकि स्मर्टिस में होता नहीं. ग्रे स्पैक डिजीज, ब्राउन स्पॉट डिजीज, दीज आर डिफरेंट. ब्राउन स्पॉट डिजीज बेसिकली ये हर क्रॉप में होती है, बट मेजरली व्हीट में ये नहीं होती है. खरीफ सीजन की क्रॉप है. पाउडरी मिल्ड्यू एंड खेरा रेड आर्ट. तो करेक्ट आंसर इज द रस्ट एंड खेरा डिजीज. The next question is what is the tag color of the certified seed under the seed certification. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम ये श्योरिटी रहती है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर होगा, और वो क्वेश्चन इजी होगा, बहुत ज्यादा ब्रीडर सीड प्रोडक्शन से भी नहीं होगा. तो ये बेसिक इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास 3 जनरेशन ऑफ सीड प्रोडक्शन होती है. 3 जनरेशन. सबसे पहली जो जनरेशन होती है, न्यूक्लियस के बाद जो सीड होता है वो ब्रीडर सीड होता है. न्यूक्लियस सीड जो ब्रीडर, एक्चुअली वो जो ब्रीडर होता है जो वैरायटी बना के देता है वही न्यूक्लियस सीड देता है, बट अगेन उसको हम सीड जनरेशन में नहीं लेते हैं. देन फाउंडेशन सीड. देन उसके बाद एक कैटेगरी और होती है रजिस्टर्ड, जो कि इंडिया में नहीं फॉलो होती है. देन उसके बाद सर्टिफाइड सीड. ओके, यहाँ पे कलर, टैग कलर आपको पता होने चाहिए कि सब जो ब्रीडर सीड होता है उसमें कैसा होता है, गोल्डन एंड येलो. ओके, एंड जो फाउंडेशन होता है उसमें कैसा होता है, व्हाइट कलर. ब्लू कलर या फिर एज़्योर ब्लू किस में होता है, सर्टिफाइड सीड में. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये 3 चीज आप याद रखिए. तीनों में आपको बिल्कुल कोई फिर दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चन यहाँ से आएगा. दिस इज डेफिनेट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, बिकॉज दिस इज अ कॉमन सब्जेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज ऑफ ब्रीडिंग. ओके, सो ये दोनों जगह से कवर होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज नोन एज द वंडर क्रॉप एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन. वंडर क्रॉप किसे कहते हैं और प्रोटीन का परसेंटेज क्या है. वंडर क्रॉप हम सोयाबीन को कहते हैं. वंडर क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. बट अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पल्स क्रॉप्स, नॉट एज कंपेयर टू ऑयल सीड क्रॉप. ओके, और इसमें प्रोटीन परसेंट कितना है वो भी बाकी क्रॉप से ज्यादा होता है. सो दैट इज 40%. और इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, 20%. तो ऑयल सीड से कम है, बट पल्सेस के कंपेरिजन में ये ज्यादा होता है. The next is the retooning is the practice is a matter of routine in. एक बिल्कुल रूटीन की तरह किस में फॉलो किया जाता है, रेटोनिंग. तो आप सभी को पता है रेटोनिंग हम जैसे ही बोलते हैं, इट इज अगेन एक सिनोनिम बन चुका है शुगर केन का, और उसके साथ ही साथ नेपियर ग्रास. नेपियर ग्रास आईबीपीएस वालों को बहुत अच्छी लगती है. क्यों अच्छी लगती है पता नहीं. इसके इर्द गिर्द एक क्वेश्चन जरूर आता है. हमारे टाइम पे जब 2017 में दिया था तो इसके बोटेनिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि 5 ग्रासेस के उन्होंने नेम दिए थे और उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था. तो वो थोड़ा सा टफ हो गया था, क्योंकि 1-2 ग्रास के नाम तो हर किसी को याद रहते हैं, बट देन उसके बाद और डिफरेंट टाइप की ग्रासेस के नेम, पहले तो कॉमन नेम समझना, देन उसके बाद बोटेनिकल नेम. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो नेपियर ग्रास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैनी अ टाइम आपने भी देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. ये मैं आपको बता ही चुका हूँ. अगर आपको कोई भी इशू है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9205524028 पे. आप मेंस की ऑनलाइन प्रिपरेशन आप अभी से शुरू करें. आप अपने को खुद एनालाइज करें कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है. आपको प्रीलिम्स में दिक्कत है, मेंस में दिक्कत है, या फिर आपको कहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे आपको और करने की जरूरत है. आप खुद से प्लान करें. और अगेन आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट दें. बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ को बिल्कुल फोकस करते हुए आप मॉक टेस्ट दें. कुछ ना सोचिए, मैक्सिमम टाइम अपने नोट से रिवीजन करें और मॉक टेस्ट दें. अब कोई भी नए नोट्स देखना या पढ़ना बंद कर दें. डेटा के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, केवल 2 सोर्सेज हैं, उसके अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं है. कई सारे डेटा हमारे पास घूमते रहते हैं, बट अगेन उसका कितनी श्योरिटी है ये आपको देखना होगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू एवरीवन. एंड जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे अहेड.